हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल एजुकेशन। तो आज हम क्लास 10th की इंग्लिश का ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया यानी भारत की झलक इस चैप्टर का शॉर्ट आंसर कवर करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट वंस ही रीच्ड द हाउस, यानी जब बेकर एक घर पे पहुंचता था तो वह सबसे पहले क्या करता था। तो आपका आंसर हो जाएगा कि व्हेन द बेकर रीच्ड द हाउस, यानी जब बेकर एक घर पे पहुंचता था तो ही वुड फर्स्ट वेलकम द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। तो वह सबसे पहले उस घर की मालकिन का गुड मॉर्निंग कहते हुए स्वागत करता था। एंड देन और तब यूज टू डिलीवर द लोफ्स टू हिज कस्टमर्स, और तब अपने कस्टमर्स को, अपने ग्राहकों को पावरोटियाँ बांटा करता था। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे, तो जिसमें आपका कह रहा है कि 5 वाज द बेकर्स फर्नेस इसेंशियल इन अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज, यानी पारंपरिक गोवा के गाँवों में एक बेकर्स फर्नेस का होना, यानी एक पावरोटी बनाने वाले की भट्टी का होना आवश्यक क्यों था। तो इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा कि द बेकर्स फर्नेस वाज इसेंशियल इन अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज, यानी एक पारंपरिक गोवा के गांव में एक बेकर की भट्टी का होना आवश्यक था। बिकॉज, क्योंकि मैरिज पार्टी यानी शादी समारोह और क्रिसमस यानी जो क्रिसमस का त्यौहार होता था, और फिस्ट यानी एक भोज, एंड अदर फेस्टिवल्स और जो अन्य त्यौहार होते थे, लूज इट्स चार्म अपने आकर्षण को खो देते थे, विदाउट स्वीट ब्रेड यानी बिना इस मीठी पावरोटी के। यानी कहा जा रहा है कि एक पारंपरिक गोवा के गांव में बेकर की भट्टी का होना आवश्यक था, क्योंकि बिना इस मीठी पावरोटी के वैवाहिक समारोह, क्रिसमस का त्यौहार, एक भोज और अन्य त्यौहार अपने आकर्षण को खो देते थे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी कंप्लीट हुआ। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि फ्रॉम whom हैव द इनहेबिटेंट्स ऑफ कुर्ग डिसेंडेड एज पर द लीजेंड, यानी एज पर द लीजेंड मीन्स पौराणिक कथा के अनुसार जो इनहेबिटेंट्स ऑफ कुर्ग यानी जो कुर्ग के निवासी थे वह किस पीढ़ी के थे। तो इस तरह से आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है कि एज पर द लीजेंड यानी पौराणिक कथाओं के अनुसार द इनहेबिटेंट्स ऑफ कुर्ग यानी कुर्ग के जो निवासी थे, आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक, वह संभवतः ग्रीक के थे, और अरेबिक डिसेंट अथवा अरेबिक पीढ़ी के थे, अरब की पीढ़ी के थे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि आपका कह रहा है कि डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग, यानी डिस्क्राइब का मतलब होता है कि वर्णन करो, द वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीवन का, ऑफ कुर्ग यानी कुर्ग के, यानी कुर्ग के जंगली जीवन का वर्णन करो। तो इस तरह से आपका आंसर है कि द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग इज़ फुल ऑफ प्लीजर्स, यानी कुर्ग का जो जंगली जीवन था वह फुल ऑफ प्लीजर्स यानी प्रसन्नताओं से भरा हुआ है। सच एज जैसे कि स्क्वायरल्स यानी गिलहरियाँ, एंड लंगूर्स और जो लंगूर हैं, ड्रॉप पार्सली ईटन फ्रूट यानी आधे अधूरे खाए हुए फ्रूट को यानी फल को, ड्रॉप यानी गिरा देते हैं, छोड़ देते हैं, इन द वाटर यानी पानी में, फॉर द मिस्चिफ यानी मनोरंजन के लिए, एंड द एलिफेंट्स और जो हाथी हैं, इंजॉय यानी आनंद उठाते हैं, बीइंग बाथ्ड यानी नहाए जाने का या फिर नहलाए जाने का, बाय दियर महावत यानी अपने महावत के द्वारा। यानी इस तरह से कहा जा सकता है कि कुर्ग का जो जंगली जीवन है वह प्रसन्नता से भरा हुआ है, जैसे कि स्क्वायरल्स यानी गिलहरियाँ और लंगूर आधे अधूरे खाए हुए फल को अपने मनोरंजन के लिए नीचे पानी में गिरा देते हैं, और एलिफेंट्स यानी जो हाथियां हैं ये भी अपने महावत के द्वारा नहलाए जाने का आनंद उठाते हैं। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिस्क्राइब एनी 2 टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कुर्ग,
यानी डिस्क्राइब का अर्थ है कि वर्णन करो एनी टू टूरिस्ट प्लेसेस, यानी किसी दो टूरिस्ट प्लेसेस को, यानी भ्रमण करने वाले स्थान ऑफ कुर्ग यानी कुर्ग के, यानी कहा जा रहा है कि कुर्ग के दो भ्रमण करने वाले स्थान का वर्णन करो। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि द मेजर टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कुर्ग आर ब्रह्मगिरी हिल्स एंड निसर्ग धाम, यानी कहा जा रहा है कि कुर्ग के सबसे बड़े भ्रमण करने वाले स्थान ब्रह्मगिरी हिल्स यानी ब्रह्मगिरी पहाड़ी और निसर्ग धाम हैं। तो इस तरह से आपका ये 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड व्हाई, यानी राजवीर और उसका जो मित्र है प्रांजल वह कहाँ जा रहे थे एंड व्हाई और क्यों जा रहे थे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखा गया है कि राजवीर एंड प्रांजल, यानी जो राजवीर और प्रांजल हैं वर गोइंग मिस जा रहे थे टू प्रांजल होम टाउन, यानी प्रांजल के होम टाउन जा रहे थे, प्रांजल के गांव जा रहे थे, असम यानी असम में फॉर द समर वेकेशन, यानी गर्मी की छुट्टी को बिताने के लिए। यानी कहा जा सकता है कि राजवीर और प्रांजल दोनों मित्र आपस में साथ में मिलकर प्रांजल के गांव असम जा रहे थे ताकि वे गर्मी की छुट्टियां बिता सकें। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो इसमें कहा जा रहा है कि दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, एक्सप्लेन दिस विद रेफरेंस टू असम, यानी इसका अर्थ होगा कि अब यह चाय का देश है, इस कथन के आधार पर असम के विषय में बताएं। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा कि असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, यानी कहा जा रहा है कि असम जो राज्य है वह पूरे संसार में सबसे अधिक चाय के पौधों के लिए जाना जाता है। यानी असम का जो राज्य है इसके पास पूरे संसार में सबसे अधिक चाय के पौधों का गिरोह है। देयरफॉर इट इज़ नन एज अ टी कंट्री नाउ, यानी इसीलिए इस राज्य को एक टी कंट्री के नाम से अब जाना जाता है, एक चाय के देश के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है कि इन व्हाट वेज इज चाइना रिलेटेड टू टी, यानी इसका अर्थ यह होगा कि इन व्हाट वेज यानी किस तरीक़ों से इस चाइना, यानी जो चाइना है, जो चीन देश है, रिलेटेड टू टी वह चाय से संबंधित है, यानी चाइना किस प्रकार से चाय से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कि चाइना इज़ रिलेटेड टू टी, यानी जो चाइना है, जो चीन है वह चाय से संबंधित है। बिकॉज क्योंकि टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, यानी जो चाय है वह सबसे पहली बार चाइना में पिया गया। एंड द वर्ड्स और जो शब्द हैं चाय और चीनी आल्सो केम फ्रॉम चाइना, ये भी चाइना से ही आए हैं। यानी पूरी तरह से यह कहा जा सकता है कि जो चाइना है वह चाय से संबंधित है क्योंकि चाय को पहली बार चाइना में पिया गया और जो शब्द हैं चाय और चीनी यह चाइना से ही आए हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर्स, यानी जो पाव बनाने वाले होते थे उनके ड्रेस का, उनके पहनावे का वर्णन करो। तो चलिए अब इसके उत्तर पे आते हैं। तो उत्तर लिखा गया है कि द बेकर हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस, यानी जो बेकर होते थे, जो पाव बनाने वाले होते थे, उनके पास एक पेक्यूलियर ड्रेस होता था, उनके पास एक अलग ड्रेस होता था, अलग कपड़े होते थे। नन एज द कबाई, जिसे कि कबाई के नाम से जाना जाता था। और आगे कहा जा रहा है कि इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, यानी जो उनका वस्त्र होता था, जो उनका कपड़ा होता था, वाज अ सिंगल पीस, वह एकमात्र एक टुकड़ा होता था। लॉन्ग फ्रॉक, लंबे फ्रॉक की तरह, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो कि नीचे
घुटनों तक जाता था, यानी उनका जो वस्त्र होता था एक लंबे फ्रॉक की तरह होता था जो कि नीचे घुटनों तक जाता था। तो इस तरह से अब चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से लिखा हुआ है कि हाउ डिड द बेकर मेक हिज एंट्री, यानी जो बेकर होता था वह दृश्य पटल पर कैसे प्रवेश करता था। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टैफ, यानी जो बेकर होता था वह अपने बांस के बनाए हुए डंडों के साथ झंग झंग की आवाज़ करते हुए दृश्य पटल पर संगीत के साथ प्रवेश करता था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। तो चलिए इस तरह से आप अन्य वीडियोस के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने आंसर्स यहाँ पे आपके सामने रखे हैं वह आपके लिए संतोषजनक होंगे, वो आपको सेटिस्फाई करेंगे। तो आप हमारे अगले वीडियो के लिए वेट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।